हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नितेश। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें हम मेनली कवर करने वाले हैं जीएसटी, व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद जीएसटी। सो हमारे पास जो बहुत सारे टैक्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रा, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये सारे टैक्स अलग अलग थे, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो इसको कंबाइन किया गया और जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ही टैक्स बनाया गया। सो ऑल दिस टैक्सेस कम अंडर द जीएसटी। अभी जीएसटी एक ही टैक्स लगने वाला है एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2070। ये क्यों किया गया? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इस एम को देखते हुए किया गया है कि 1 जुलाई 2070 से सारे टैक्स अबोलिश किए कर दिए जाएंगे और जीएसटी खाली लागू किया जाएगा। अब जीएसटी में सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट जीएसटी है। अगर समझ लो 18% ऑफ जीएसटी लग रहा है, 18% जीएसटी फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस अगर लग रहा है तो उसका 9% जो है वो स्टेट को जाएगा और 9% जाएगा सेंटर को, हाफ ऑफ हो जाएगा। दैट मीन सीजीएसटी और एसजीएसटी कभी भी सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट है जीएसटी आईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किसे दिया जाता है? डीलर को। जो भी डीलर रहेगा सर्विस या गुड्स के बारे में, तो डीलर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जीएसटी आईएन। वो किसके लिए? मैंडेटरी फॉर डीलर हु इज हैविंग एनुअल इनकम मोर देन 20 लाख। जिसका इनकम 20 लाख के ऊपर होगा उसको ये मैंडेटरी है, उसको जीएसटी आईएन दिया जाता है। सो जीएसटी आईएन 15 अल्फा न्यूमेरल्स होते हैं। उसमें क्या होता है? एग्जांपल, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल होता है वो होता है स्टेट कोड, ये कौन से स्टेट का जीएसटी आईएन नंबर है। उसके बाद होता है पैन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर डीलर और ए पर्सन। उसके बाद होता है वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन, ये पर्टिकुलर डीलर का एक ही रजिस्ट्रेशन है ऐसा बताया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट, जेड, विच इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट। और लास्ट होता है कंफर्म वैलिडिटी इन जीएसटी पोर्टल। लास्ट लेटर अगर हम इन करते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो वेदर दिस नंबर इज रियल और नॉट, ये हमें उससे पता चलता है जीएसटी पोर्टल से। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। अब इसमें एक टर्म आता है टोटल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। टोटल वैल्यू जब भी हम बोलते हैं या इनवॉइस वैल्यू जब भी हम बोलते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि वैल्यू विथ जीएसटी, जिसमें जीएसटी लग चुका है। टैक्सेबल वैल्यू को हम क्या कहेंगे? वैल्यू विदाउट जीएसटी, और जिसपे जीएसटी लगाया जाने वाला है उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल वैल्यू। एंड हमने अभी पढ़ा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम रहेंगे। समझ लो 20% जीएसटी है तो 10% स्टेट को जाएगा और 10% सेंटर को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटी गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545। सो यहां मैं लिखता हूं इनपुट जो भी रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू यानी जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है 545। जीएसटी चार्ज इज 5%, सो जीएसटी इज इक्वल टू 5%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस? सो हमें निकालना है सीजीएसटी इज इक्वल टू कितना, एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर? टोटल अमाउंट पेड हमें निकालना है कितना। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड बाय आर्थिक गैस एजेंसी। आर्थिक गैस एजेंसी को जीएसटी कितना पे करना है गवर्नमेंट को, भी हमें निकालना है। ओके, टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास दिया है। सो जीएसटी इज इक्वल टू 545, 5% ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ओके, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 545। सो यह आ जाएगा 545 डिवाइड बाय 20। सो 20 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको तो ये आ जाएगा 545 डिवाइड बाय 20, 20 टू 40, 14, 2 7 जा 140, सो 5 2 2 जा
40, सो 27.25, तो जीएसटी कितना आ गया 27.25। अब जीएसटी 27.25 आ गया है। सो हमें पता है सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी इज इक्वल टू जी एस टी डिवाइड बाई 2। जीएसटी हमारे पास है 27.25 डिवाइड बाई 2 करते हैं, सो यहाँ लिखते 27.25 डिवाइड बाई 2, सो 2 1 जा 2, 0 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा और ये 5, तो यह आ जाएगा 13.645, तो यह आ जाएगा 13.645। दैट मीन्स सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी इक्वल रहने वाला है, तो 27.25 को 2 से डिवाइड करेंगे 13.645। पहला क्वेश्चन वही पूछा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस। तो सीजीएसटी एचजीएसटी कितना हो गया 13.645। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो यहां लिखते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 545, सो 545 प्लस सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों मिला कितना है 27.25। सो यहाँ अगर मैं प्लस करता हूँ 545 27.25, तो 572.25 होता है। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कितना हो जाएगा 572.25। यहाँ ये पूछा टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। नेक्स्ट उसमें पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड बाय आरती गैस एजेंसी। सेंट्रल जीएसटी कितना है 13.645, स्टेट जीएसटी कितना है 13.645। सो टोटल जीएसटी पेड बाय आरती इंडस्ट्रीज इज इक्वल टू 27.25, which is addition of state GST and center GST. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल ₹592 टू कुरियर ए पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। नासिक से नागपुर एक पार्सल पहुंचाने के लिए कुरियर एजेंसी ने टोटल ₹590 चार्ज किया है। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 590, इसका मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड है। In the tax invoice, taxable value is 500. Taxable value is equal to 500. On which CGST 45 and SGST is 45. तो यहाँ लिखेंगे CGST is equal to SGST is equal to 45. Find the rate of GST. GST का रेट हमें निकालना है। So GST कितना परसेंट लगा है समझ लो। मैं बोलता हूँ रेट ऑफ जीएसटी, लिखता हूँ रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल जीएसटी कितना लगा है 45 प्लस 45, सो यहाँ लिखेंगे 90 डिवाइड बाय कितने पे 90 लगा है 500 पे। 500 टैक्सेबल वैल्यू है ना, उसके ऊपर 90 रुपीज लगाया, मल्टीप्लाई बाय मैं 100 करता हूँ, सो दिस कैंसल, सो 90 डिवाइड बाय 5, 90 डिवाइड बाय 5 में करता हूँ तो यह आता है 18%। सो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया 18%। यहाँ पे टोटल चार्ज दिया गया था 590, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू दिया था, सीजीएसटी और एचजीएसटी दिया था। तो रेट ऑफ जीएसटी निकालने के लिए क्या क्या है, टोटल अमाउंट कितना था, टैक्सेबल वैल्यू 500 पे 90% लगा है तो 90% हमने निकाल दिए। 500 पे 90 रुपीज जीएसटी लगा है, सो 90 ऑन 500 रुपीज, तो हमने यहाँ पे लिखा और उसका जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी कितने निकल के आ गया 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर्स रेट पेंट सॉलिड सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800। 2 टिन उसने बेचा है, उसका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800। सो यहाँ लिखेंगे
taxable value of each टीन इज इक्वल टू 2800। सो 2 टीन होल्ड किए तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन इज इक्वल टू 2800 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 25600। ओके, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, सो जीएसटी इज इक्वल टू 28% है। सो देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। हमें निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स इनवॉइस में कितना चार्ज किया गया है। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन कितना आ गया 2800, 2 टीन का 5600। सो जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ 5600 लिख सकते हैं। सो 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5600 ए कैंसल। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 656 तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1568। सो यह आ जाएगा जीएसटी इज इक्वल टू 1568। हमें जीएसटी का वैल्यू मिल गया है। अभी हमें पता है सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइड बाय 2। जीएसटी हमारे पास है 1568 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा 784। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी इज इक्वल टू 784। Next question, the total value with GST of a remote control car is 1770। So यहाँ दिया है total value। Total value means with GST, total value of a car is equal to 1770। Rate of GST is 18%। GST is equal to 18% on toys। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू ढूंढना है जिसके ऊपर 18% टैक्स लगा है। सो यहां पे लिखेंगे टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ऐसा लिख सकते हैं। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टोटल वैल्यू कितना है 1770 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू पता नहीं, हमें समझ लेते हैं x। जीएसटी कैसा निकालेंगे 18%। सो 18% ऑफ कितनी इसका टैक्सेबल वैल्यू का। टैक्सेबल हमें पता है क्या नहीं पता, तो उसके जगह हमने क्या लिया x। सो 1770 इज इक्वल टू 100x प्लस 18x डिवाइड बाय 100। So 1770 multiplied by 100, that is 177000 is equal to 118x. So x is equal to 17700 divided by 118। So इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। तो इसका आंसर कितना आएगा 118 मल्टीप्लाई बाय 500 अगर करता हूँ 500 1500, आई थिंक 1500 अप्रोक्सीमेटली। सो इसका x का वैल्यू 1500, दैट मीन्स टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया 1500 रुपीज। नेक्स्ट पूछा गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। अभी जीएसटी कैसा निकालेंगे। जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। सो 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितना है 1500 रुपीज। 0000 कैंसल, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा 270। सो जीएसटी इज इक्वल टू 270। अभी हमें पता है सीजीएसटी और जीएसटी को निकालना है, तो यहां लिख सकते हैं सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइड बाय 2। सो जीएसटी कितना है 270 डिवाइड बाय 2, सो 135। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 135। यह पूछा गया था।
टोटल वैल्यू दिया गया था 1770, जीएसटी दिया गया था, हमने टोटल वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू हमें पता नहीं था, उसको एक्स मान लिया, उसको इस फॉर्मूला में पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया 1500। एक्स हमने क्या माना था टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1500। अब हमें जीएसटी दिया 18%, तो जीएसटी कितना रुपीज है हमें निकालना है, तो 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू किया, उसका हमें निकल गया 270 रुपीज। अभी जीएसटी निकल गया, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, तो हमें पता है जीएसटी को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी की वैल्यू निकल जाएंगे, विच इज 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद परचेस ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन, तो यहां लिखते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। सो प्रिंटेड प्राइस है 40,000। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%, तो जीएसटी इज इक्वल टू 28%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, निकालना है परचेज प्राइस वॉशिंग मशीन का क्या है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी शोन इन टैक्स इनवॉइस, हमें निकालना है। सो डिस्काउंट दिया है प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, तो एक्चुअल प्राइस निकालना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, तो लिखते हैं यहाँ पे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना आ जाएगा 40,000 माइनस 5% ऑफ 40,000 बराबर 40,000 टोटल प्राइस है, उसमें से 5% ऑफ 40,000 मुझे माइनस करना है, तो मेरा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आ जाएगा। सो यहां लिखेंगे 40,000 माइनस 2,000। सो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज 38,000, तो यहां निकल के आ गया प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना आ गया 38,000। अब मुझे जीएसटी निकालना है, सो जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। सो 28% ऑफ कितना निकालेंगे 38,000, क्योंकि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 38,000 है, तो यहाँ 0 0 कैंसिल कर देता हूँ। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 380, सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 380 मल्टीप्लाई बाय 28, सो 10,640। सो जीएसटी निकल गया 10,640। हमें निकालना क्या है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइड बाय 2। जीएसटी कितना 10,640 डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो 10,640 डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो ये 5,320 आ जाएगा। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 5,320 रुपीज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। एक ट्रेडिंग चेन है मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना के इसको बेच रहा है, ये प्रोडक्ट लेते समय कुछ जीएसटी पे कर रहा है। ओके, ये प्रोडक्ट लेते समय कुछ जीएसटी पे कर रहा है। सो जीएसटी जो पे कर रहा है और ये जब सेल कर रहा है तो रिटेलर से जीएसटी ले रहा है। ओके, तो क्या होता है, पेज जीएसटी एट बाइंग इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। अगर मैं ये बाय कर रहा हूं तो मैंने एक इनपुट टैक्स दिया, समझ लो मैंने 10 रुपीज टैक्स दिया है, समझ लेते हैं। कलेक्ट जीएसटी एट द सेलिंग आउटपुट टैक्स। अगर मैं इसको बेच रहा हूं तो इसके पास से मैं समझ लो 12 रुपीज ले रहा हूं, तो हो जाएगा ये सेलिंग आउटपुट टैक्स। तो जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर कितना रह जाएगा, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना 12 रुपीज और इनपुट टैक्स कितना दिया था एट द टाइम ऑफ बाइंग 10 रुपीज। सो उसको नेट जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा 2 रुपीज। दैट मीन्स गवर्नमेंट को उसको कितना पैसा देना है, खाली
₹2 देना है। यहाँ पे क्या आता, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे गया, होलसेलर ने एक्स अमाउंट जीएसटी दिया, उसके बाद होलसेलर ने उसको रिटेलर को भेजा, रिटेलर के पास से कुछ जीएसटी कलेक्ट किया, समझ लो ₹10 जीएसटी होलसेलर ने दिया था और रिटेलर के पास से उसने ₹12 जीएसटी लिया है। सो आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना था, 12 रुपीज, और इनपुट टैक्स कितना दिया था उसने एट द टाइम ऑफ बाइंग, 10 रुपीज। तो जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट कितना आ जाएगा, ₹2, क्योंकि उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। जो ₹10 उसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को जो सबमिट किए थे उसने टैक्स क्रेडिट लेके लिया है, और बाकी के ₹2 उसको जीएसटी पेएबल यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर रोहित इज रिटेलर, he paid GST of ₹6,500 at the time of purchase. He collected GST of ₹8,000 at the time of sale. Okay, परचेस करते समय ₹6,500 GST दिया है और सेल करते समय ₹8,000 GST कलेक्ट किया है। सो वी हैव टू फाइंड इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है। सो यहां पे क्लियर कट पता चल रहा है, इनपुट टैक्स पता चाहिए और आउटपुट टैक्स पता चाहिए। इनपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, ₹6,500, 6,500 कैसा आया, एट द टाइम ऑफ बाइंग, परचेस करते समय उन्होंने टैक्स दिया है, रोहित ने टैक्स दिया तो उसको इनपुट टैक्स में 6,500। अभी वो लेने के बाद प्रोडक्ट उसने सेल किया है तो सेल करते समय टैक्स कितना लिया है, ₹8,000। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स निकल गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू 6,500। कैसा आया, जो टैक्स उसने पे किया था उसने वो इनपुट टैक्स क्रेडिट थ्रू ले लिया। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी ₹6,500। फाइंड दिस पेएबल जीएसटी। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है, ₹8,000। सो यह आ जाएगा 8,000 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, ₹6,500। सो यह आ जाएगा 1,500। सो जीएसटी पेएबल बाय रोहित इज 1,500 सो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, फाइंड इज पेएबल जीएसटी हो गया। कॉस्ट ऑफ सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी निकालना है। सो सीजीएसटी is equal to CGST is equal to GST divided by 2। so GST कितना है, 1,500 divided by 2। so CGST is equal to SGST is equal to 750 रुपीज। ये हमें पूछा गया था कि इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स निकालो, जो हमने निकाल लिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना था, जो हमने निकाला 6,500 रुपीज। जीएसटी पेएबल बोला था, तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स 8,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट 6,500, तो इसका डिडक्शन किया तो जीएसटी पेएबल आ गया 1,500। अभी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम होता है, तो जो जीएसटी निकला उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 1,500 डिवाइड बाय 2 दैट इज 750। देयरफॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी इज 750 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश परचेज ए लिक्विड सोप हैविंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹8,000, taxable value of ₹8,000 and sold it to the consumer for the taxable value of ₹10,000। तो purchased at taxable value 8,000, ओके, और सेल कितना भी किया है, सेल एट टैक्सेबल वैल्यू 10,000। ओके, परचेस 8,000 पे किया है और सेल 10,000 पे किया है, दो बोथ आर टैक्सेबल वैल्यू
फॉर द टैक्सेबल वैल्यू रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। जीएसटी का रेट कितना है? 18%। हमें पता है जीएसटी किस पे लगाया जाता है? जीएसटी इस पे ऊपर लगाया जाता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। सो हम यहां पे लिखेंगे जीएसटी, पहले इस पे जीएसटी निकालेंगे, पेएबल पे निकालेंगे, परचेस पे निकालेंगे। जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू 18% ऑफ 8,000। ओके, तो 0 0 0 0 कैंसल, 80 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा? 80। 80 मल्टीप्लाई बाय 18 0 1440। ओके, जीएसटी पेएबल 1440। सेकंड जीएसटी निकालेंगे, सेल करते समय क्या होगा? जीएसटी कलेक्टेड कितना आएगा? 18%। 18% ऑफ व्हाट? 10,000 रुपीज, क्योंकि उसने सेल कितने में किया है? 10,000 रुपीज में। तो यहाँ 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। 100 मल्टीप्लाई बाय 18, सो यहाँ कितना आ जाएगा? 1800, 1800। ओके, सो जीएसटी कलेक्टेड 1800 है, जीएसटी पेएबल 1440 है। सो यहाँ पे पूछा क्या गया है? फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय रमेश। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है? 1800 लिया है ना उसने सेल करते समय, 1800। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी उसने इनपुट कितना दिया था? पहले टैक्स कितना दिया था? 1440। सो 1440, सो ये कितना आ जाएगा? 360। सो जीएसटी पेएबल कितना आएगा? 360। सो जीएसटी पेएबल है 360। हाँ, लेकिन हमें पूछा गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2, दैट इज 180 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड ए साइकिल फॉर ए टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000 टू द होलसेलर। होलसेलर सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर 4,800 and retailer sold it to the customer for 5,200 rupees. Find the rate of GST is 12%. Then we have to find the CGST and SGST in each stage of the trading. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, देन कंज्यूमर है। तो यहाँ मैं लिखूंगा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और लास्ट में आ गया कंज्यूमर। एक वैल्यू चेन है। सो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 4,000 में वो बाइक सोल्ड कर रहा है, साइकिल सोल्ड कर रहा है। होलसेलर रिटेलर को 4,800 में सोल्ड कर रहा है और रिटेलर सोल्ड इट टू द कंज्यूमर एट 5,200। यहाँ तक क्लियर है। जीएसटी इज इक्वल टू 12% है। ओके, सो मैं यहां लिख सकता हूं आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू 12% ऑफ 4,000 रुपीज। सो 12% ऑफ 4,000 480 रुपीज। So output tax of manufacturer is 480 rupees. So therefore GST payable by manufacturer is equal to 480. ओके, 480 टैक्स उसको जीएसटी पे करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि होलसेलर जब रिटेलर को पे कर रहा है, सो आउटपुट टैक्स बाय
होलसेलर इज इक्वल टू 12% ऑफ 4,800. So 12 divided by 100 multiply by 480. So 0 0 cancel. 48 multiply by 12 divided by 10. So 576 ये आ जाएगा आउटपुट टैक्स बाय होलसेलर. तो आउटपुट टैक्स बाय होलसेलर कितना आ जाएगा 576. लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. आउटपुट टैक्स कितना है उसका 480 रुपीज. आउटपुट टैक्स कितना है 576. इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 480. तो ये आ जाएगा 480. सो 576 माइनस 480 अगर करता हूं तो ये आ जाएगा 96. सो जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर इज 96 रुपीज. नेक्स्ट रिटेलर जीएसटी आउटपुट टैक्स बाय retailer is equal to 12% of 5,200. So 12 divided by 100 multiply by 5,200. So 52 multiply by 12 624. So आउटपुट टैक्स बाय रिटेलर कितना आ गया 624. नेक्स्ट पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ सकता है तुम्हारा म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, देन प्रोविडेंट फंड, देन सम ज्वेलरीज. सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी. सो शेयर में हम डिटेल में पढ़ते हैं. शेयर डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म जान लेते हैं कि रिलेटेड टू शेयर व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स. सो फर्स्ट टर्म हम बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटर. अगर मैं एक शॉप ओन करता हूं तो मुझे प्रोप्राइटर कहा जाएगा. प्रोप्राइटर कैसे करते हैं, अगर कोई शॉप ओन किया जाता है बाय पर्टिकुलर पर्सन तो उसे हम कहेंगे प्रोप्राइटर. अभी अगर दो या दो से ज्यादा लोग साथ आ रहे हैं टू फॉर्म ए बिजनेस, एक बिजनेस करने के लिए, तब हम उन्हें बोलेंगे पार्टनर्स. सेम तरीके से अगर दो या उससे ज्यादा लोग साथ आ रहे हैं टू फॉर्म ए कंपनी, एक कंपनी फॉर्म करने के लिए, तब हम उसे कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन. और उन लोगों को हम कहेंगे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. जो दो या तीन लोग या उससे ज्यादा लोग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं टू फॉर्म ए कंपनी, उन्हें हम कहेंगे प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी. अभी अगर प्रमोटर साथ में आ रहे हैं, कुछ कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे कैपिटल. जो पैसा वो तीनों या चारों लोग मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे कैपिटल टू फॉर्म ए बिजनेस. अगर मान लो समझ लो 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दो लोग मिला के 50-50% में, तो हम उसे बोलेंगे कि प्रमोटर ने कैपिटल कितना लगाया 100 रुपीज. अगर मैं इस 100 रुपीज को स्मॉल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं तो उसे कहा जाएगा शेयर ऑफ दैट कंपनी. मान लेते हैं 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट है और मैं उसको 100 रुपीज को 100 शेयर में डिवाइड कर रहा हूं. दैट मीन्स एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1 रुपीज 1. दैट मीन्स एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी ₹1. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ ए कैपिटल इज कॉल्ड द शेयर ऑफ दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. हम ऐसा कह सकते हैं. समझ लो मैं इस 100 रुपीज को 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो उसका शेयर वैल्यू कितना हो जाएगा 2 रुपीज. 100 डिवाइड बाय 50 दैट इज 2 रुपीज. दैट मीन्स 50 शेयर मैं इशू करूंगा और उस पर एक शेयर का वैल्यू कितना रहेगा 2 रुपीज.
ओके समझ लो मैं 100 को 10 शेयर में डिवाइड कर रहा हूं, तो 100 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 100 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 10 रुपीज। 10 रुपीज का एक शेयर हो जाएगा। ओके अब नेक्स्ट टर्म आता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर हम किसे कहेंगे? जो इस शेयर को होल्ड कर रहा है, यानी जिस व्यक्ति के पास ये शेयर है, यानी मैं अगर आज 50 शेयर बाय कर रहा हूं और मेरे पोर्टफोलियो में अगर 50 शेयर है तो मुझे कहा जाएगा शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। तो शेयर होल्डर भी हमें क्लियर हो गया। जिसके पास शेयर है, फिजिकल फॉर्म में बोल सकते हैं या डीमैट फॉर्म में बोल सकते हैं, उसे हम कहेंगे शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। नेक्स्ट टर्म आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज किसे कहेंगे? ऐसी जगह जहां शेयर बाय या सेल किए जाते हैं उसे हम कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे जितने भी स्टॉक है यहां पे रहते हैं, जैसा एक बहुत सारे स्टॉक यहाँ रजिस्टर्ड रहते हैं, उसे हम कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी जगह जहां पे शेयर का बाय या सेलिंग होता है उसे हम कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट टर्म आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे कहेंगे? फेस वैल्यू इज द वैल्यू रिटर्न ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट जो रहता है उसके ऊपर एक वैल्यू लिखी रहती है, फेस वैल्यू विथ अदर डिटेल्स। तो जो वैल्यू लिखी रहती है उसे हम बोलेंगे फेस वैल्यू। समझ लो एक कंपनी हमने जब भी बोली थी 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट है और मैं इस 100 रुपीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो 1 रुपीज का एक पार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 1 शेयर हो जाएगा। दैट मीन्स फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर कितना हो जाएगा? 1 रुपीज हो जाएगा। ओके इनिशियल फेज में जब हम डिसाइड करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट या कैपिटल के कितने पार्ट होंगे, तो अगर मैं 100 पार्ट करता हूं 100 रुपीज के, तो फेस वैल्यू मेरा हो जाएगा 1 रुपीज। ओके तो फेस वैल्यू इज द वैल्यू रिटर्न ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्पेशली शेयर सर्टिफिकेट में। ओके विथ अदर डिटेल्स। ये हो गया फेस वैल्यू क्या होता है। नेक्स्ट टर्म आता है मार्केट वैल्यू। अभी मार्केट वैल्यू किसे कहेंगे? अब मैं स्टॉक मार्केट में अगर जाता हूं तो ट्रेडिंग जब भी चलते रहता है तो स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो मूवमेंट होते रहता है। तो हम क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू ऐसा वैल्यू जिस पे बाइंग, एक तो कोई बेच रहा है या फिर कोई ले रहा है, बाइंग या सेलिंग हो रहा है, उस प्राइस को हम क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू। अगर कोई कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं, वो शेयर खरीदते समय अगर मेरा 1550 रुपए में मैंने खरीदा या 1550 रुपए उसका प्राइस है, तो उस वैल्यू का हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। उस पर्टिकुलर शेयर का मार्केट वैल्यू अभी 1550 रुपए है, तो ये मार्केट वैल्यू हो गया। नेक्स्ट टर्म आता है डिविडेंड। डिविडेंड हम किसे कहेंगे? डिविडेंड किसे मिलता है? अभी क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहती है तो प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा, हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहती है, प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड बांटती है। ओके अब ये डिविडेंड कैसा बांटते हैं? जब भी प्रॉफिट होता है। ओके डिविडेंड, अभी कंपनी कहती है कि भी 100% डिविडेंड, 100% डिविडेंड मिलेगा। 100% ऑफ व्हाट? इज इट मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू? 100% किसके मिलेगा? मार्केट वैल्यू की मिलेगा या फेस वैल्यू की मिलेगा? तो जब भी डिविडेंड दिया जाता है, परसेंट में बताया जाता है, वो रहता है विथ रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। अभी अगर समझ लो फेस वैल्यू, एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि 100% डिविडेंड, 100% डिविडेंड देने वाली है। अभी समझ लो फेस वैल्यू इस कंपनी का है 10 रुपीज और मार्केट वैल्यू इस कंपनी का है 200 रुपीज। ओके तो डिविडेंड मुझे कितना मिलने वाला है? तो हमने बोला कि डिविडेंड जब भी दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू दिया जाता है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो डिविडेंड कितना मिलेगा मुझे? 10 रुपीज। 100% ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू 200, अगर मार्केट वैल्यू के इक्वल रहेगा तो 100% 200 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, हमें डिविडेंड दिया जाता है फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में, 100% ऑफ फेस वैल्यू। तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड मिलता है।
नेक्स्ट टर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक BSE एंड NSE। अभी ये जो है ना BSE एंड NSE, दीज आर द टू स्टॉक एक्सचेंज। जैसा दो सब्जी मंडी होती है, दो जगह सब्जी मंडी होती है, एक सब्जी मंडी है, सेकंड सब्जी मंडी है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्टॉक्स मिलते हैं। स्टॉक्स या शेयर की हम खरीदी बेचते हैं या खरीदते हैं। ओके, तो ये स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे बहुत सारे स्टॉक रजिस्टर्ड होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आता है सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स हम किसे कहेंगे, निफ्टी किसे कहेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी दीज आर द इंडाइसेस है। किसके इंडाइसेस है, सेंसेक्स इंडाइसेस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, BSE का, और निफ्टी इंडाइसेस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ओके, तो निफ्टी इंडाइसेस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स इंडाइसेस इज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स है, 30 स्टॉक्स, और निफ्टी में कितने स्टॉक है, टॉप 50 स्टॉक्स। सेंसेक्स इज द ओल्डेस्ट इंडाइसेस ऑफ एशिया और निफ्टी इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा इंडाइसेस है किसका, इंडिया का। ओके, 50 मेजर स्टॉक, 30 मेजर स्टॉक। अब ये दिए क्यों गए हैं, इस एक इंडाइसेस के ऊपर से हम मार्केट के सेंटीमेंट का पता लगा सकते हैं, यानी मार्केट प्लस में है या माइनस में है, इस इंडाइसेस के ऊपर हम पता लगा सकते हैं। समझ लो ये 50 में से 30 स्टॉक अप में है, पॉजिटिव में, और 20 स्टॉक डाउन में, तो जो इसका कैलकुलेशन है प्लस माइनस करके विथ रिस्पेक्ट टू इसका इंडेक्स, तो उसके हिसाब से उसे हम पॉजिटिव में, निगेटिव में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, 18,000 निफ्टी चल रहा है, 18,000 निफ्टी चल रहा है। अगर 50 में से 40 स्टॉक प्लस में जाते हैं, उस दिन बढ़ते हैं, तो ये इंडाइसिस जो रहेगा ना 18,000 प्लस में जाएगा, ये बढ़ेगा ऊपर। ओके, अगर 50 में से 40 स्टॉक माइनस में रहते हैं तो उस समय इंडाइसिस 18,000 से माइनस जाएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए। जब भी हम शेयर बाय करते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए हमें पर्टिकुलर जगह चाहिए, उसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट इज मस्ट टू स्टोर द स्टॉक विच वी हैव बाइड। जो हमने स्टॉक बाय किया है उसे स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट मस्ट है। देन ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है, जो हम स्टॉक बाय करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं, उस ट्रांजैक्शन के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो डीमैट अकाउंट टू स्टोर द स्टॉक एंड ट्रेडिंग अकाउंट टू बाय और सेल द स्टॉक। नेक्स्ट टर्म आता है कंपैरिजन बिटवीन फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू हमने देख लिया, द वैल्यू रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट विद अदर डिटेल्स, तो हम उसे कहेंगे फेस वैल्यू। हमने एग्जांपल देखा था, 100 रुपीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 रुपीज विल बी द फेस वैल्यू। ओके, अब हम कंपैरिजन करते हैं मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है, फेस वैल्यू समझ लो 1 रुपया है और मार्केट वैल्यू समझ लो 10 रुपया आ गया। ओके, जब कंपनी इनिशियली फॉर्म की गई थी तब उसका फेस वैल्यू था 1 रुपीज, अभी कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। तो हम क्या कहेंगे, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है, दैट मीन शेयर इज एट प्रीमियम। प्रीमियम पे बिक रहा है, यानी उसका भाव ऑलरेडी बढ़ चुका है, प्रीमियम प्राइस पे बिक रहा है। ओके, तो मार्केट वैल्यू जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगा तो हम उसे कहेंगे शेयर इज एट प्रीमियम है। सेकंड, इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है तो हम क्या कहेंगे, 1 रुपये फेस वैल्यू था, अभी भी मार्केट वैल्यू 1 रुपीज है, तो हम इसे क्या करेंगे, शेयर इज एट नॉमिनल। जैसा मार्केट वैल्यू था अभी भी फेस वैल्यू था, वैसा अब मार्केट वैल्यू है, सेम वैल्यू पे है। लास्ट टर्म में हम बोलेंगे इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। समझ लीजिए फेस वैल्यू अगर 10 रुपये था एक पर्टिकुलर कंपनी का और मार्केट वैल्यू इसका 5 रुपीज है, समझ लीजिए 10 रुपये फेस वैल्यू था जब हमने कंपनी फॉर्म किया, 10 रुपये फेस वैल्यू था, 10 रुपये का एक शेयर अलॉट किया गया। अब कंपनी ने परफॉर्म किया और कुछ गड़बड़ होगी जिसके वजह से मार्केट वैल्यू ट्रेड करने के बाद मार्केट वैल्यू कम हो गया, फेस वैल्यू से कम हो गया, दैट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी डिटोरेट हुआ होगा। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो शेयर जो हमें है ना डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, यानी जो फेस वैल्यू था उससे कम में मिल रहा है।
तो यहाँ पे 3 कंडीशन आती है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगा तो स्टॉक इज एट प्रीमियम और शेयर इज एट प्रीमियम। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगा तो स्टॉक इज एट नॉमिनल। एंड इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू तो हम उसे बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर शेयर और स्टॉक हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। ओके, इसके 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये और मार्केट वैल्यू 15 रुपये। फेस वैल्यू 10, दैट मीन्स इनिशियल जब कंपनी फॉर्म हुई तो फेस वैल्यू 10 रुपये था और फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, फेस वैल्यू सेम ही रहेगा। मार्केट वैल्यू चेंज होगा। अभी मार्केट वैल्यू कितना है? 15। दैट मीन्स 10 रुपये का मैंने लिया, अभी 15 रुपये का है, तो शेयर इज एट प्रीमियम। अगर मुझे लेना रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा, अभी मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा देके इसको खरीदना पड़ेगा, तो हम इसे कहेंगे स्टेक इज एट, शेयर इज एट प्रीमियम। सेकंड एग्जांपल, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपीज, तो हम इसको बोलेंगे एट नॉमिनल और एट पार, यानी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। थर्ड एग्जांपल, फेस वैल्यू 10 रुपये थी लेकिन मार्केट वैल्यू 7 रुपीज थी, जो जैसा अभी हमने डिस्कस किया। इनिशियल फेज में फेस वैल्यू 10 रुपीज था, अब जब उसको स्टॉक एक्सचेंज पे किया गया, ट्रेड किया गया, तो मार्केट वैल्यू 7 रुपीज होगी। दैट मीन्स कंपनी का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, इसके वजह से उसका ट्रेडिंग करने में मार्केट वैल्यू कम हुआ है फेस वैल्यू से। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, शेयर इज एट डिस्काउंट। अगर मैं उस शेयर को खरीद रहा हूं तो मुझे वो डिस्काउंट में मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। उसके बाद प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, देन डिविडेंड, डिविडेंड किस चीज के ऊपर दिया जाता है, देन स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसेस क्या है, सेंसेक्स इज द इंडाइसेस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 30 स्टॉक होते हैं। निफ्टी इज द इंडाइसेस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें टॉप 50 स्टॉक होते हैं। देन कैपिटल क्या होता है हमने पढ़ा, डीमैट अकाउंट क्यों हमें चाहिए, टू स्टोर द स्टॉक और शेयर। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए, बाय और सेल करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। देन हमने पढ़ा कि कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो स्टॉक इज एट प्रीमियम और शेयर इज एट प्रीमियम हम बोल सकते हैं। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल है तो हम बोलेंगे शेयर इज एट नॉमिनल। और अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो हम उसे बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर शेयर हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। उसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल देखे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if 50 shares of face value rupees 100 each are purchased for market value rupees 120, find the sum invested। मैं 50 शेयर खरीद रहा हूं, उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है, तो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये हमें निकालना है। अभी अगर शेयर खरीद रहा हूं तो उस समय मैं किस प्राइस पे खरीदूंगा, मार्केट वैल्यू पे। ओके, मार्केट वैल्यू 120 है तो यहां लिखूंगा मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 120। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50। अगर एक शेयर की प्राइस 120 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर 50 है तो हम यहां लिख सकते हैं कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 120। ओके, तो 50 मल्टीप्लाई 120 कितना होगा, या 0, 100, 0, 10, 60। दैट मीन्स सम इन्वेस्टेड कितना आया, 6000 रुपीज। तो हम यहां बोल सकते हैं कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू रुपीज 6000। कैसा हमने इसको सॉल्व किया कि 50 शेयर थे और हमें अगर शेयर परचेस करने या बाय करने तो हम कहां से करेंगे, मार्केट वैल्यू से। इसका फेस वैल्यू से कुछ भी लिंकेज नहीं है, तो मार्केट वैल्यू हमारे पास था 120, नंबर ऑफ शेयर थे हमारे पास 50। अगर एक शेयर खरीद रहा हो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, अगर 50 शेयर खरीदी कर रहा हो तो 50 मल्टीप्लाई 120 करेंगे। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 50
तो यहाँ पे आएगा आंसर 6000 रुपीज। दैट मीन्स 120 रुपये मार्केट वैल्यू के 50 शेयर खरीदी करने के लिए मुझे 6000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेयांश परचेस ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो यहाँ हम लिखते हैं फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 फॉर मार्केट वैल्यू ₹120। तो यहाँ नेक्स्ट लिखते हैं मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 120। कंपनी डिक्लेयर्ड 50% डिविडेंड, कंपनी डिक्लेयर्ड 15% डिविडेंड ऑन शेयर। तो डिविडेंड कितना है इज इक्वल टू 15%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है। एक शेयर मैंने खरीदी किया मार्केट वैल्यू 120 की, उसका फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज। अभी हम कंपनी जब भी यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड कौन से वैल्यू पे डिक्लेयर किया जाता है, फेस वैल्यू पे डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज। दैट मीन्स 15% अगर मैं डिविडेंड ले रहा हूं तो 100 का मुझे 15% निकालना पड़ेगा। तो 100 का 15% कितना होता है 15 रुपीज। दैट मीन्स डिविडेंड कितना मिला है 15 रुपीज। तो हमें पूछा गया रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड कितना मिला डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न अगर मुझे निकालना है तो मुझे डिविडेंड कितना मिला यहाँ पे निकालेंगे। डिविडेंड, डिविडेंड कैसा निकाला 50% दिया गया था। 50% ऑफ व्हाट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का 15%, फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज, 100 का 15% 15। तो डिविडेंड कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है 120। दैट मीन्स मैंने एक शेयर लिया तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके 0 0 कैंसल। 15 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 12। 150 डिवाइड बाय अगर मैं 12 करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 12.5। दैट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 12.5%। ओके, क्या दिया गया था यहाँ पे, एक शेयर का मार्केट वैल्यू दिया गया था, फेस वैल्यू दिया गया था और परसेंटेज में डिविडेंड दिया गया था। कितना परसेंट 15% हमें बोला गया था डिविडेंड मिलने वाला है। 15% ऑफ व्हाट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100। तो 100 का 15% कितना हो गया 15 रुपीज। दैट मीन्स डिविडेंड हमें 15 रुपीज मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड 15 रुपीज हमने निकाला फेस वैल्यू के ऊपर से, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें आंसर मिला रेट ऑफ रिटर्न कितना 12.5%। इसका और एक तरीका है, अगर मैं बोलता हूं कि 120 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे 15 रुपीज मिले। हमने निकाला ना कि 15% डिविडेंड है, 15% ऑफ व्हाट फेस वैल्यू। तो 120 जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे 15 रुपीज मिले। अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं तो कितना मिलेगा, दैट मीन्स मेरा रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू करते हैं तो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 15 या 15 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120। ये हमारा फॉर्मूला आ सकता है। ये हमारा यहाँ पे आया, इसे हमने सॉल्व किया तो हमें 12.5 मिला। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला यहाँ पे 120 पे अगर मुझे 15 रुपीज मिल रहा है, 120 का इन्वेस्टमेंट करके अगर मुझे 15 रुपीज मिल रहा है तो 100 का जब इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कितनी रुपीज मिलेगा, कितना परसेंट में मुझे रिटर्न मिलेगा, दैट इज 12.5% इक्वल्स टू 12.5%। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100, प्रीमियम इज इक्वल टू 65, देन मार्केट वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू हमारे पास है, प्रीमियम हमारे पास है, मार्केट वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू हमें पता है 100 रुपीज, प्रीमियम हमें पता है 65, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 165।
प्रीमियम दिया था तो हमने क्या किया, फेस वैल्यू में ऐड किया। अगर वही हमें डिस्काउंट दिया रहता तो फेस वैल्यू से हम माइनस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सीरियल नंबर दिया है, फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, किसी में शेयर इज एट दिया है, कौन सी प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, एट नॉमिनल पे है। फर्स्ट रो देखते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹7। हमने यहां पढ़ा था मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो फेस वैल्यू हमारे पास है, प्रीमियम हमारे पास है, तो मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं 10 + 7, तो यहां मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, ₹17। नेक्स्ट रो में फेस वैल्यू 25 रुपीज है, मार्केट वैल्यू कितना है, 16 रुपीज। हमने पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू जब भी फेस वैल्यू से कम होगा तो शेयर क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस में होगा, और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, 25 - 16 अगर करते हैं तो शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ 9 रुपीज। सो यहां लिखेंगे एट डिस्काउंट ऑफ ₹9 रुपीज के डिस्काउंट में हमें शेयर मिल रहा है। नेक्स्ट में शेयर इज एट पार और नॉमिनल लिखा गया है, और मार्केट वैल्यू कितना है, 5। जब भी शेयर इज एट पार और नॉमिनल दिया रहेगा तो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू उसका सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है तो फेस वैल्यू भी 5 रुपीज रहेगा। तो हमने 3 डिफरेंट कंडीशन देखा, एक में मार्केट वैल्यू शेयर वैल्यू से बड़ा है, हमने वो कंडीशन दिखा, तो उस कंडीशन में प्रीमियम पे शेयर रहेगा। एक कंडीशन में मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, तो उस कंडीशन में शेयर इज एट डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा, तो एट डिस्काउंटेड ऑफ ₹9 लिखा हमने। नेक्स्ट में रहेगा मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगा, तो हम उसे बोलेंगे शेयर इज एट नॉमिनल और एट पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मिता हैज इन्वेस्टेड ₹12,000 एंड परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10। स्मिता ने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और फेस वैल्यू ₹10 के शेयर परचेज किए एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। 2 रुपये प्रीमियम देके उसने शेयर परचेज किए। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी परचेज, कितने शेयर उसने परचेज किए वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया हम उसे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000। ओके, फेस वैल्यू कितना है, ₹10। प्रीमियम कितना है, ₹2। अभी प्रीमियम पे अगर शेयर है तो फेस वैल्यू में अगर मैं प्रीमियम ऐड कर देता हूं तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां सिंपल लिखते हैं मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज, इज इक्वल टू 12। सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 रुपीज। ओके, मार्केट वैल्यू हमें 12 रुपीज मिल चुका है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी परचेज। तो सिंपल फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, सम इन्वेस्टेड हमारे पास है, मार्केट वैल्यू हमारे पास है, नंबर ऑफ शेयर्स हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सम इन्वेस्टेड कितना है, 12,000 रुपीज इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितना है, 12 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो 12,000 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। 12 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो 12,000 डिवाइड बाय 12 अगर करते तो यहाँ आ जाएगा 1,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, 1000। वही हमें पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी परचेज। तो उसने कितने शेयर लिए, 1000 शेयर उसने परचेज किए। हमें सिंपल दिया गया था, टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, फेस वैल्यू दिया गया था और प्रीमियम दिया गया था, कितने प्रीमियम पे वो है। तो फेस वैल्यू और प्रीमियम हमारे पास था तो हमने मार्केट वैल्यू निकाला। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो हमें
मार्केट वैल्यू मिल गया। अब मार्केट वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इन द सेंस सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे पास सम इन्वेस्टमेंट था और मार्केट वैल्यू हमारे पास था, तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से निकाल दिया जो 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 वेयर परचेस, तो यहाँ हम लिखते हैं फेस वैल्यू, जो डाटा दिया गया सबसे पहले लिखते हैं ₹10 परचेस फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25। सेकंड डाटा दिया गया मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹। नेक्स्ट निकालते हैं डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 1 शेयर। सो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक शेयर पे हमने डिविडेंड हमें कितना मिला है, तो 30% ऑफ डिविडेंड, 30% कितने के, फेस वैल्यू की, कितना है फेस वैल्यू 10, तो एक शेयर पे कितना निकलेगा कि यहाँ पे 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो 3, तो डिविडेंड एक शेयर पे कितना रिसीव होगा ₹3। अभी हमारे पास कितने शेयर है 50, तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड ऑन ईच शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50 और टोटल डिविडेंड पर शेयर कितना है 3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 150। तो टोटल डिविडेंड कितना आ गया ₹150। पहला निकल गया सम इन्वेस्टमेंट, सेकंड निकल गया डिविडेंड रिसीव्ड। कैसा निकाला, डिविडेंड एक शेयर के ऊपर निकाला, 30% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू के, फेस वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 3, तो ₹3 डिविडेंड ऑन 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल डिविडेंड कितना होगा ₹150। नेक्स्ट बोला गया है रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो यहां पे रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, डिविडेंड कितना मिला हमें 150, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1250 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 0 0 कैंसल, 100 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 125। इसका जो आंसर निकलेगा ये रहेगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो सिंपल पूछा गया था कि सम इन्वेस्टमेंट निकालना है, डिविडेंड निकालना है और रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। फेस वैल्यू दिया था, मार्केट वैल्यू दिया था, डिविडेंड का परसेंटेज दिया गया था, नंबर ऑफ शेयर दिया गया था। सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो सम इन्वेस्टमेंट निकल गया। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड टोटल निकालना हमें, तो टोटल डिविडेंड निकालने के पहले हमने एक शेयर का निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 1 शेयर कितना है 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक शेयर पे डिविडेंड कितना हुआ ₹3। तो टोटल डिविडेंड कैसा निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर 50 है, एक शेयर पे डिविडेंड हमें मिला ₹3, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ जाएगा 150। सो टोटल डिविडेंड रिसीव कितना हो जाएगा 150। और लास्ट में बोला गया रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न पे हमारा फॉर्मूला है डिविडेंड कितना है 150 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 1500 डिवाइड बाय 120। जो भी इसका आंसर रहेगा वो रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 shares of face value of ₹100 when the market value of the share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the return on investment. Rate of return on investment हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया है हम वो लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 50। ओके, फेस वैल्यू कितना है शेयर का 100, मार्केट वैल्यू कितना है 80, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, तो यहां हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। ओके,
तो फाइंड द रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। सो हम निकालेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, मार्केट वैल्यू कितना है 80। सो टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 4000। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट इज 4000। ओके, हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। अभी हम निकालेंगे कि 20% डिविडेंड दिया गया है। डिविडेंड किस चीज पे दिया जाता है? डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो एक शेयर पे हमें कितना डिविडेंड मिला हम निकाल सकते हैं। सो डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं इज इक्वल टू कितना परसेंट है 20%। 20% में 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है 100, तो 100 का 20% हो जाएगा इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया ₹20। नंबर ऑफ टोटल शेयर्स कितने 50। सो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर कितना है 20, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 50। ओके, तो टोटल डिविडेंड कितना आ जाएगा 1000 रुपीज। टोटल डिविडेंड 1000 रुपीज। अब हमारे पास टोटल डिविडेंड है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं हम। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसा निकालेंगे? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड कितना है 1000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय मैं 100 करता हूँ तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय अगर मैं 40 करता हूँ तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 25। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा 25%। यहाँ पे हमें सिंपल दिया गया था कि नंबर ऑफ शेयर दिए गए थे 50, फेस वैल्यू दी गई थी, मार्केट वैल्यू दी गई थी, डिविडेंड परसेंट दिया गया था। ऐसे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 4000। उसके बाद 20% डिविडेंड दिया गया था। डिविडेंड कभी फेस वैल्यू पे दिया जाता है, तो फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज। सो डिविडेंड पर शेयर, तो 20% ऑफ व्हाट 100, तो कितना आ जाएगा 20 रुपीज पर शेयर। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, एक शेयर पे 20 रुपीज मिला है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20, सो टोटल डिविडेंड विल बी 1000 रुपीज। अभी हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल डिविडेंड कितना था 1000, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आया 25%। दैट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 25%, और ये हमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। उसने जोसेफ ने क्या किया, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी के कुछ शेयर खरीदे किए, तो उसने नंबर ऑफ शेयर दिए गए, फेस वैल्यू दी गई है, प्रीमियम दिया गया है एंड मार्केट वैल्यू दी गई है। तो उससे हमें निकालना है कि जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। सो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, नंबर ऑफ शेयर कितना है 200, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू रहेगा। ओके, नंबर ऑफ शेयर हमारे पास है 200, मार्केट वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, लेकिन फेस वैल्यू दिया है, आगे प्रीमियम दिया है। फेस वैल्यू और प्रीमियम अगर दिया गया होगा दैट मीन्स
फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया होगा तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा 2 + 18, सो 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 20, सो यह आ जाएगा 0 और 400, दैट मीन्स 4000। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए कितना हो गया 4000 रुपीज। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, तो यहां लिखता हूं मैं कंपनी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 45 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है 500। यहाँ डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दी गई है तो 500 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना होगा 0 0 45 मल्टीप्लाई बाय 5 2 22,500 इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी निकालेंगे, कंपनी सी तो कितना आएगा, एक शेयर लिया गया है तो 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय कितना है 10,540, सो इसका आंसर आ जाएगा 10,540। अभी तीनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट हमने निकाल दिया इंडिविजुअली, हमें पूछा गया टोटल इन्वेस्टमेंट, सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हम यहां लिखेंगे 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, सो कितना हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 22,500 एंड 10,540 04017 37,040। दैट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ इन ए बी एंड सी कंपनी इज 37,040। यहाँ पे भी सिंपल हमें ये दिया गया था कि एक 3 कंपनी दी गई है, उनके नंबर ऑफ शेयर दिए गए हैं, उनकी मार्केट वैल्यू दी गई है, कुछ जगह फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया गया है, तो इसको हम सब कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल कंपनी में निकालेंगे। इन तीनों इंडिविजुअल कंपनी का इन्वेस्टमेंट का सम करेंगे तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ निकल जाएगा। नेक्स्ट टर्म है ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग। ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज किसी कहेंगे, अभी हम डायरेक्टली शेयर स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर बाय या सेल करने के लिए जा नहीं सकते। कुछ ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन ही होती है जिसके थ्रू हमें शेयर बाय या सेल करना पड़ता है, ऑन आवर बिहाफ वो शेयर बाय या सेल कर सकते थे। उस कंडीशन में वो कुछ सर्विस हमें दे रहे हैं बाइंग या सेलिंग का, सो वो सर्विस देते समय कुछ चार्जेस हमें एक्स्ट्रा लगाते हैं, उस चार्जेस को हम कहते हैं ब्रोकरेज। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 150। रेट ऑफ ब्रोकरेज बी 0.5%, सो यहां लिखेंगे ब्रोकरेज रेट इज इक्वल टू 0.5%। What amount should one pay for purchasing 100 such shares? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 100, so नंबर ऑफ शेयर्स इज 100। ओके, तो हमें पूछा गया है 100 अगर शेयर हम लेते हैं ब्रोकरेज पकड़ के हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोला गया है व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर। 100 शेयर मेरे पास ऑलरेडी है, उसे मुझे सेल करना है, तो सेल करने के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ओके, तो निकालते हैं यहाँ। तो यहाँ सिंपल एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, बाइंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ओके, मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे 150 प्लस ब्रोकरेज कितना परसेंट है 0.5%, ब्रोकरेज रेट 0.5%, तो 0.5% ऑफ व्हाट मार्केट वैल्यू के रहता है। जब भी ब्रोकरेज हमें लगाया जाता है वो मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट में लगाया जाता है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 150, सो 150 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 150। ओके, सो यहाँ आ जाएगा 0 0 कैंसल, सो 150 प्लस
7.5 divided by 100, that means 150 plus 0.75, that means 150.75. that means buying price per share is 150.75. बाइंग प्राइस पर शेयर आ गया इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। अभी हमें ऐसे कितने शेयर लेने हैं, 100 शेयर लेने हैं। तो यहां लिखूंगा मैं कि बाइंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय, एक का बाइंग प्राइस करना पड़ेगा तो 150.75, तो यह आएगा 15,075। सो बाइंग प्राइस कितना आ गया, 15,075। यानी मुझे ब्रोकरेज पकड़ के 15,075 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें से शेयर का वैल्यू 15,000 रहेगा और 75 रुपीज ये हमारा ब्रोकरेज रहेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 0.75 इज द ब्रोकरेज फॉर 1 शेयर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 अगर कर देते तो 75 रुपीज इज द ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर। तो यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। सेलिंग कैसा निकालेंगे कि मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके, मार्केट वैल्यू कितना है 150 माइनस ब्रोकरेज कितना है 5% ऑफ 150, सो 150 माइनस 5% ऑफ 150, सो 150 माइनस, तो यहां कितना आ जाएगा 0.75, दैट मीन्स 149.25। तो सेलिंग प्राइस पर शेयर कितना आ जाएगा 149.25। सेलिंग प्राइस पर शेयर आ जाएगा, तो बाइंग प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कितना आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 149.25, दैट मीन्स 14925, 14,925। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 14,925। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, वही पूछा गया था, व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर। तो 100 शेयर में जब भी बेचूंगा मुझे इतने अमाउंट मिलेगा, और 100 शेयर में जब भी बाय करूंगा मुझे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। सिंपल याद दिया गया था, फेस वैल्यू दी गई थी, मार्केट वैल्यू दी गई थी, ब्रोकरेज रेट दिया गया था, नंबर ऑफ शेयर दिए गए थे। बाइंग प्राइस में क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं ब्रोकरेज ऐड कर दूं तो मार्केट वैल्यू है उसमें मैं ब्रोकरेज ऐड कर दूंगा। मार्केट वैल्यू दिया था, ब्रोकरेज कितना था 0.5% ऑफ व्हाट मार्केट वैल्यू, सो 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 0.75 आता है, उसमें मार्केट वैल्यू ऐड कर देता हूं। सो बाइंग प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा 150.75। 150.75 एक शेयर का बाइंग प्राइस है, हमें कितना शेयर लेना है 100, तो 100 का बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा 15,075। इसमें से 15,000 शेयर का प्राइस है और 75 रुपीज इज ब्रोकरेज है। सेकंड पूछा गया था उसी क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कितना रहेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज माइनस करके हमें मिलेगा। तो मार्केट वैल्यू 150 है, 5% 150 का कितना होता है 0.75, तो 150 माइनस 0.75 तो 149.25। देन इट इज द सेलिंग प्राइस पर शेयर, हमें शेयर कितने बेचने हैं 100, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कितना हो जाएगा 149.25 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 14925, विच विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स।
speed.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीएसटी ऑन ब्रोकरेज वैल्यू। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज वैल्यू, जब भी हम हमारे बिहाफ पे ब्रोकर कोई शेयर बाय या सेल करता है तो हमें एक टाइप की हमें सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के ऊपर वो जीएसटी लगाता है। ओके, तो इस एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज ए पर्सन हैज पेड ₹15,075 फॉर बाइंग 100 शेयर, इन दैट ₹75 इज द ब्रोकरेज। सो ब्रोकरेज यहाँ कितना है, ब्रोकरेज 75 इज द ब्रोकरेज। सो बायर हैज टू पे 18% ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कितना आ जाएगा, 18% ऑन रुपीज 75। फाइंड जीएसटी ही पेड टू ब्रोकर। सबसे पहले हमें जीएसटी कितना दिया है ब्रोकर को निकालना है, एंड प्रिपेयर कॉन्टैक्ट नोट। तो यहाँ पे निकालते हैं जीएसटी। जीएसटी का भी ब्रोकरेज पे दिया जाता है। ओके, जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 75, सो 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75। सो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, 4, 2, 9, 27 डिवाइड बाय 2, 13.5। सो जीएसटी इज 13.5 रुपीज। तो जीएसटी उसको कितना पे करना पड़ा, 13.5 रुपीज। एंड प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें प्रिपेयर करना, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट में आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, 150। अभी 150 कहाँ से आ गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 है, टोटल वैल्यू 15,075 है। 75 इज द ब्रोकरेज। अगर 15,075 में से 75 माइनस कर रहा हूँ तो 15,000 आएगा। 15,000 को मैं 100 शेयर से डिवाइड अगर कर रहा हूँ तो उसका मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगा 150 रुपीज। सो यहाँ पे टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज। अब यहाँ पे निकल के आ जाएगा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है, 75 याद दिया है, 75। उसके बाद CGST और SGST। ओके, CGST कितना रहेगा, इसका आधा रहेगा। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल का एक रहता है, स्टेट का रहता है। इसको हम डिवाइड करेंगे, 99% कर देंगे। इसको 80% था, 99% करेंगे तो 13.5 डिवाइड बाय अगर 2 करते हैं तो जो आएगा ना 13.130 तो 6.75। तो यहां पे आ जाएगा 6.75, 6.75। ओके, और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना आ जाएंगे, इन सब का हम एडिशन कर देंगे। 15,000 प्लस 75 प्लस 6.75 प्लस 6.75, यह आ जाएगा 15,088.50। सो ये हमारा बन गया कॉन्ट्रैक्ट नोट। यहाँ पे हमें दिया गया नंबर ऑफ शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, टोटल प्राइस कितना हुआ, ब्रोकरेज कितना लगाया है, सेंट्रल जीएसटी कितना लगाया है, स्टेट जीएसटी कितना है, टोटल वैल्यू कितना है। दैट मीन्स 15,088 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्णा परचेज 100 शेयर। सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स 100 ऑफ मार्केट वैल्यू 40। सो यहाँ लिखते हैं मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 40। ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%। तो यहाँ लिखेंगे ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.5% एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। तो जीएसटी का रेट कितना है, 18%। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड फॉर शेयर परचेस। शेयर परचेस के लिए कितना अमाउंट पे किया गया हमें निकालना है। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 100। मार्केट वैल्यू कितना है, 40। सो मैं निकालता हूं
ब्रोकरेज इज इक्वल टू, सबसे पहले निकालता हूं टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 40। सो यह आ जाएगा 4000 टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। अभी मैं इसके ऊपर 40, मार्केट वैल्यू मेरा 40 है तो उसके ऊपर मुझे ब्रोकरेज लगाना पड़ेगा। सो ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल टू 0.5% ऑफ 40। सो 0.5% ऑफ 40 मैं यहां करता हूं तो 0 0 कैंसल। सो 2.0 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 0.2। दैट मीन्स ब्रोकरेज पर शेयर कितना आ गया 0.2। एक शेयर पे ब्रोकरेज कितना आ गया 0.2। सो ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मीन्स 20 रुपीज। तो ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर कितना आ जाएगा 20 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 100 मल्टीप्लाई बाय 40 4000 रुपीज। 4000 प्लस 20 ब्रोकरेज फॉर शेयर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 रुपीज यहां पे आ गया। सो अभी हमें निकालना क्या है कि ब्रोकरेज हमारा निकल गया और ब्रोकरेज 20 रुपीज है, उसके ऊपर हमें जीएसटी लगाना है। जीएसटी का परसेंट कितना है 18। तो जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ किसके निकालेंगे ब्रोकरेज के 20। सो 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। सो यहाँ पे 2 18 2 जा 36 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 3.6। तो जीएसटी कितना हो गया 3.6। तो यहां मैं लिख सकता हूं टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू, टोटल यहाँ पे 4000 प्लस ये तो मेरा मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक अमाउंट आएगा। उसके बाद हमने क्या लगाया ब्रोकरेज लगाया। ब्रोकरेज कितना आया ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर 20 रुपीज प्लस 20 प्लस और ब्रोकरेज के ऊपर हमने क्या लगाया जीएसटी लगाया। जीएसटी कितना आ गया 3.6 3 रुपीज 60 पैसा। तो 3.6 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 4020 प्लस 23.6 तो टोटल अमाउंट पेड कितना आ जाएगा 4023.6। यहाँ पे क्या दिया गया था मार्केट वैल्यू दी गई थी, नंबर ऑफ शेयर दिए गए थे, ब्रोकरेज दिया गया था एंड जीएसटी दिया गया था। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने निकाला नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। देन ब्रोकरेज पर शेयर हमने निकाला 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू। सो 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू ब्रोकरेज पर शेयर आ गया 0.2 रुपीज। सो ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर कितना आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपीज आ जाएगा। सो ब्रोकरेज विल बी 20 रुपीज। अब ब्रोकरेज के ऊपर हमें जीएसटी लगता है तो 20 का 18% हमें निकालना पड़ेगा, वो हमारा जीएसटी हो जाएगा। सो जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 20। तो 18% ऑफ 20 इज इक्वल टू 3.6। तो अभी हमारे पास जीएसटी है, ब्रोकरेज है, टोटल इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू है, तीनों का हम सम कर देंगे तो अमाउंट टोटल अमाउंट पेड हमारा निकाल जाएगा। टोटल अमाउंट पेड फॉर शेयर परचेज 100 शेयर परचेज। तो हमारा टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर परचेज इज 40,236। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश इन्वेस्टेड इन ₹1,25,295। तो यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना है 1,25,295 इन शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना आ जाएगा 10। व्हेन मार्केट वैल्यू इज 125 तो मार्केट वैल्यू तब कितना था 125। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज कितना था, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना था 0.2% एंड जीएसटी कितना था 18%। तो जीएसटी कितना दिया है 18%। देन फाइंड हाउ मेनी शेयर परचेज, कितने शेयर हमने परचेज किए हैं, रमेश ने परचेज किए हैं। द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड एंड जीएसटी पेड फॉर ट्रेडिंग कितना कितना है। तो अभी यहाँ पे दिया गया है तो हम यहाँ ब्रोकरेज निकाल सकते हैं। ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल टू 0.2%
ऑफ मार्केट वैल्यू। सो 0.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना है 125। सो 4 5, सो यहाँ आ जाएगा 0.25। तो यहाँ आ जाएगा ब्रोकरेज पर शेयर इज 0.25। ब्रोकरेज पर शेयर हमें 0.25 मिल चुका है। अभी ब्रोकरेज पर शेयर मिला है तो जीएसटी पर शेयर निकाल सकते हैं। जीएसटी पर शेयर निकालेंगे। सो जीएसटी पर शेयर कितना है यहाँ पे 18% एंड जीएसटी इज 80%। तो 18% किसका निकालेंगे ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज कितना है 0.25। सो 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.25, सो 0.045। तो जीएसटी पर शेयर कितना आ गया 0.025। अभी हमारे पास मार्केट वैल्यू है, पर शेयर ब्रोकरेज है, पर शेयर जीएसटी है। तो हमें इसका पर शेयर प्राइस निकल के आ जाएगा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। मार्केट वैल्यू कितना है 125 प्लस ब्रोकरेज कितना है 0.25 प्लस जीएसटी कितना है 0.045। तो इसको एडिशन करेंगे 0.25 0.045, सो 5 9 2 125 सो 125.295। तो परचेस प्राइस हो गया। अब 125.295 पर शेयर प्राइस हो गया, पर शेयर प्राइस। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, सो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर। लिख सकते हैं कि अगर मुझे कितने शेयर मैंने लिए निकालना है तो एक शेयर का प्राइस मेरे पास आ गया है ब्रोकरेज और जीएसटी मिला के। सो रमेश इन्वेस्टेड 1,25,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,25,295 डिवाइड बाय 125.295। सो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 शेयर। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 1000। पहला क्वेश्चन वही पूछा गया, हाउ मेनी शेयर परचेस, 1000 शेयर परचेस किए गए हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड। ओके, ब्रोकरेज पर शेयर निकल के आ गया है। सो टोटल ब्रोकरेज पेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज पर शेयर। लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 1000, ब्रोकरेज पर शेयर कितना है 0.25। 25% अगर 1000 का निकालना है तो ये हो जाएगा 250। तो टोटल ब्रोकरेज पेड कितना हो जाएगा 250 रुपीज। टोटल ब्रोकरेज पेड 250 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड 250 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी पेड फॉर ट्रेडिंग। सो जीएसटी पेड फॉर ट्रेडिंग इज इक्वल टू 1000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, जीएसटी पर शेयर कितना है 0.045। सो 0.045 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 45। सो जीएसटी पेड फॉर ट्रेडिंग कितना आ गया 45 रुपीज। सिंपल क्वेश्चन दिया गया था कि हाउ शेयर कितना परचेज किया वो निकालना है, जीएसटी टोटल कितना पेड किया वो निकालना है और ब्रोकरेज कितना पे किया वो निकालना है। तो हमने क्या किया, ब्रोकरेज पर शेयर निकाल दिया, जीएसटी पर शेयर निकाल दिया, प्राइस पर शेयर प्राइस निकालने के लिए मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी किया तो पर शेयर प्राइस निकल गया। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास था तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर किया
तो नंबर ऑफ शेयर आ गया 1000। अभी हमारे पास शेयर प्राइस पता है 1000 रुपीज, सो नंबर ऑफ शेयर पता है 1000, सो टोटल ब्रोकरेज पेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज पर शेयर। तो यह आ जाएगा टोटल ब्रोकरेज पेड 250 रुपीज, और जीएसटी पेड फॉर ट्रेडिंग नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय जीएसटी पर शेयर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है जहां पे हम एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट तरीका है सिस्टमेटिक, वन ऑफ द मेथड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हम इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो हमें शेयर्स मिलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। एसआईपी जब भी हम करते हैं हमें यूनिट्स मिलते हैं। सो म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम बोल सकते हैं, जो हमसे कुछ क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली पैसा लेके इक्विटी फंड, बॉन्ड्स या डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। सो नेट एसेट वैल्यू में इसको काउंट किया जाता है। टोटल फंड वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, कितना रुपीस का वो वैल्यू है उसका 1 यूनिट का, एंड नंबर ऑफ यूनिट, दैट इज टोटल फंड वैल्यू। अब इसके कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इक्विटी फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ बॉन्ड में डाला जाता है, कुछ डिबेंचर में डाला है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड। सेकेंडली लिमिटेड रिस्क, 3 जगह यहाँ पे डाइवर्सिफाई फंड किया गया है, इसलिए हमारा लिमिटेड रिस्क है, बहुत कम रिस्क है। थर्ड, ELSS आर एडमिसिबल फॉर टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट इसका हमें बेनिफिट मिलता है। लास्टली प्रोफेशनली फंड मैनेजर, जो हमारा पैसा लेके जो इन्वेस्ट करते हैं दे आर प्रोफेशनली मैनेज पर्सन, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड SIP, सो देयर इज ए वेरी लेस रिस्क। तो ये सब हो गया म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹200, अगर टोटल वैल्यू 200 करोड़ है एंड 8 करोड़ यूनिट इशूड, अगर 8 करोड़ यूनिट इशूड किए गए हैं, then find the NAV of 1 unit. So NAV of 1 unit is equal to total value divided by total unit. टोटल वैल्यू कितने? 200, तो टोटल यूनिट कितने? 8, तो NAV कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाय 8, सो आ जाएगा 25। सो NAV ऑफ 1 यूनिट, दैट मीन्स नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 25 रुपीज। सो 25 रुपीज का हमें 1 यूनिट मिलेगा। अगर मैं 10 यूनिट खरीदी करना चाहता हूं तो 10 यूनिट के मुझे 250 रुपये देने पड़ेंगे, दैट मीन्स फॉर 1 यूनिट ₹25। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAV इज ₹25, इन्वेस्टमेंट इज 10,000, हाउ मेनी यूनिट्स? अभी यहाँ पे NAV दिया गया है, इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो यूनिट कितना निकालना है? सो यूनिट्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय NAV, नेट एसेट वैल्यू कितना है? नेट एसेट वैल्यू ऑफ यूनिट। सो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 डिवाइड बाय नेट एसेट वैल्यू कितना है? 25, तो ये कितना हो जाएगा? 400, दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट कितने हो जाएंगे? 400। सो अगर मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो नंबर ऑफ यूनिट कितना मिलेगा? 400 यूनिट मुझे मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे सिंपल था, NAV नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट कैसा निकालना है? टोटल वैल्यू जो रहेगा उससे टोटल यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे, सो नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट दिया गया था, इन्वेस्टमेंट दिया गया था, तो नंबर ऑफ यूनिट हमें निकालना है। सो इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय NAV ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट। इस तरीके से हमने यहाँ निकाल लिया है।